सरदार साहब का एक बहुत बड़ा रोल है, जिस रोल को हमें उम्मीद है वो प्ले करेंगे। पार्टी के अंदर कई मतभेद भी होते हैं, कई बार आपको कोई अपना हक लगता है वो नहीं मिलता। मुझे भी 18 साल पार्टी की टिकट नहीं मिली, मैंने फिर 18 पार्टियाँ बदलनी चाहिए थी, लेकिन कई बार हो जाता है। हो सकता है पार्टी की असेसमेंट गलत तो मेरी तमन्ना ज़्यादा हुई हो, तो हर एक आदमी की ख्वाहिश है, उनका बहुत बड़ा रोल है। रोज़ किसी न किसी बीजेपी के नेता का कोई ना कोई इल्ज़ाम, कोई घोटाला, किसी बात पे जिक्र आती है, लेकिन उनके ऊपर ना सीबीआई ना ईडी ना कभी कोई और कार्रवाई होती है। नोटिस भी अगर जाता है तो इतना टाइम दिया जाता है कि स्टे पहले ले। आर्मी को केस करना पड़ा कि जनाब ये वायलेशन है, इसको रोकी, और हाई कोर्ट ने सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कहा, गवर्नमेंट को कहा कि भाई हाँ इस नोटिफिकेशन का इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। हद ये देखिए कि वो तमाम अफसर जो कि गरीब आदमी की झोंपड़ी को तोड़ने के लिए बेरहमी से उसी वक्त जाते, डंडे भी मारते, पीटते, थाने ले जाते हैं घसीट के, लेकिन वो मकान भी बन गया, गृह प्रवेश भी हो गया, वो हाई कोर्ट के आर्डर भी वहीं रहे, वो वायलेशन भी वहीं रही। वो आर्मी को ये भी कहा गया कि आर्मी लोगों को हरास करती है। रामनवीर दास साहब की बात आपने कही, वो हमारे दिग्गज नेता हैं, देश के बहुत सर्वोच्च पदों पे रहे हैं, पार्टी के सबसे सर्वोच्च पदों पे आज भी हैं, वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से DDC और BDC के इलेक्शंस कराए गए थे, और उसके बाद उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी कि जो मेंबर्स चुनकर आएंगे वो ग्राउंड सतह पे बहुत ज़्यादा काम करेंगे, काफ़ी डेवलपमेंट होगी। मगर आपने पिछले दिनों भी बयान सुने होंगे, भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता अब ये कबूल कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी कोई काम नहीं हो रहा है। जिस सतह पे काम होना चाहिए, जिस लेवल पे काम ग्राउंड पे होना चाहिए, उस सतह पे काम नहीं हो रहा है। अब उसकी वजूहत क्या है, वो खुद भी इस समय रूलिंग पार्टी में है, मगर इल्ज़ाम जो है उनका है कि यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है वो ज़्यादा हावी है। तो रविंदर शर्मा जी हैं हमारे साथ, चीफ स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस पार्टी के। शर्मा साहब, आप बताइए क्या लगता है, अगर आप रूलिंग में होते तो क्या आप इस तरीके का बयान देते कि भाई इस समय हमारी भी नहीं चल रही है, ब्यूरोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा हावी है? देखिए, जब पॉलिटिकल पर्सन्स की फ्रस्ट्रेशंस आती है कि जब उन्होंने वोट लिया है और वोट के बाद जीत के आते हैं और वो काम नहीं होते, तो एक दिन उनको ऐसा बोलना पड़ता है। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के बावजूद, उनको समझ आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने सारा सिस्टम धर्म भरम कर दिया है, और जिसकी वजह से वो लोग चुन के आए। लेकिन आज वाकई सच ये है कि लोगों के काम नहीं हो रहे, और जो वादे और दावे और जिस तरह की मीडिया और टीवी के माध्यम से हर रोज़ एडमिनिस्ट्रेशन दावे करती है, ग्राउंड पे तो उस तरह की बात नहीं है, और सिलेक्टिवली लोगों को जो है कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, और इसलिए ये सच है। हालांकि इनकी बुनियाद कानून तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया जम्मू कश्मीर में। हमारी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी खतरे में पड़ गई थी 2012 में, कि जब हमने कहा कि 73 को लागू करना और कानून को बनाया। चुनाव इन्होंने ज़रूर करवाई, क्योंकि उसका कार्यकाल 16 तक था पंचायतों का, तो इसलिए BDC DDC का पहले चुनाव इन्होंने ज़रूर कराया। कानून कांग्रेस ने बनाया था जो देश भर में है, लेकिन अभी भी 73 74 जो है वो पूरी तरह से अमली तौर पे यहाँ जो है वो लागू नहीं कर रही ब्यूरोक्रेसी, और सिर्फ उनको दस्तखत करवाते हैं। जो जिम्मेवारी कल अफसर की थी, जो जिम्मेवारी घोटाला अगर करता था अफसर फंसता था, आज वो चौकीदार, सरपंच, पंच और वो लोग बना दिए। और मेरे पास एक मिसाल है कि लोगों ने एक किसी JE के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि भाई उसने 20,000 रुपये लिए हैं, हमने काम किया, ना पैसा मिला ना वो मिले, और सब जो BDC के चेयरमैन, सरपंच और कुछ पंच मिल करके उन्होंने उस विसल ब्लोअर को दबाने का प्रयास शुरू किया, क्योंकि उनको बुलाया गया और उसने कहा कि मैंने सरपंच और पंच से पूछ के, उन्होंने कहा कि भाई पैसे लगते हैं, तो वहीं पंचायत घर में ही पैसे दिए। मैंने भी उस आदमी से पूछा, वक्त आएगा, और वो कहता है बैंक का नोट आया कि गरीब आदमी है, उसने अपने पैसे से बनाया, पैसे नहीं मिल रहे, उसने बैंक से सीधा पैसे निकाल करके JE को दिए। तो करप्शन रोकने के लिए ये चीज़ें बनी थी, लेकिन चौकीदार थे लोगों के। अब कुछ लोग हिस्सेदार हो गए
मुलाजमों के और उन करप्ट मुलाजमों के जो लोग लूट कर रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर तो धांधलियाँ बहुत हैं। कोई मुझे कह दे कि मुफ्त काम होता है, मैं भी MLC रहा, हमने भी पैसे दिए और हमारे फंड्स रिलीज़ करने के लिए भी लोगों को जब तक वो पैसे नहीं देते थे, फंड्स रिलीज़ नहीं होते थे और अगर कोई नहीं देते थे 6-6 महीने उनको घूमना पड़ता था। तो एक ऐसा नेक्सस बना हुआ है जिसको ये निज़ाम, पंचायती निज़ाम नहीं तोड़ सका। और इतनी परसेंटेज ऑफ कमीशन जो है, जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा, वो यहाँ गवर्नर रहे, उन्होंने कहा कि पूरे देश में जो है रिश्वतखोरी का आलम कम है और जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है। और आज भी अगर वही हाल है, इसलिए एक तो रिश्वतखोरी, दूसरा उनके काम नहीं हो रहे, आम लोग जो है वो परेशान है, फ्रस्ट्रेट है, तीसरी महंगाई है, बुरी हाल है और हर आदमी जो है, रेत बजरी इतना महंगा हो गया। महंगाई की बात करूँगा इस समय, जिस तरीके से पेट्रोल के दाम लगातार 100 के पार हो गया था, सब्ज़ी के दाम अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, गैस के दाम बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको लगता है कि थोड़े से जो उन्होंने पेट्रोल के दाम कम किए हैं उसके पीछे आपको क्या लगता है कि इलेक्शन स्टंट था या क्या आपको? देखिए, इलेक्शन स्टंट नहीं है, हिमाचल वालों ने एक तमाचा मारा। ये आर्टिफिशियल महंगाई है, महंगाई नहीं है। महंगाई तब होती जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कच्चा तेल जो है वो महंगा होता। जब कच्चा तेल मनमोहन सिंह जी की सरकार के मुकाबले में आधे रेट पे भी था, तो पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो 1.5 रेट पे थे। और आज भी जो है वो कच्चा तेल का आप कीमत देखिए अंतर्राष्ट्रीय कीमत में, और उस वक्त की सरकार के टाइम देखिए, ये टैक्स लूट है, टैक्स टेररिज्म है मोदी सरकार का। और जसवंत सिन्हा जो इनके वित्त मंत्री रहे बीजेपी के, उन्होंने कहा कि 3.5 लाख करोड़ एक साल के अंदर मोदी सरकार पेट्रोल, डीजल और गैस से कमा रही है, जो कि पिछली सरकार 75,000 करोड़ कमाती थी। टैक्स कमाया जाता है, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सेस, रियासतें अलग से, राज्य सरकार अलग से, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से। आज भी 1 लीटर पेट्रोल पे जो है मैं समझता हूँ कि 50 रुपये से ज़्यादा जो है वो टैक्स है स्टेट और सेंटर का। कीमत तो पेट्रोल डीजल की 30-35 रुपये के बीच में चलती है, जो कि पिछली सरकार 9 रुपये टैक्स कमाती थी पेट्रोल पे और 3 रुपये 46 पहले कमाती थी डीजल के 1 लीटर पे। आज वही अगर सरकार चमड़ी उधेड़ रही है, महंगाई उसी से बढ़ी। जब पेट्रोल, डीजल, गैस महंगा है, हर चीज़ महंगी होगी, खाने पीने का तेल महंगा हो गया। आज आप दवाई देखो, कोई चीज़ आप पूछो, जिसका रेट अगर 6 महीने या साल पहले किसी ने दिया होगा तो उसका 2 गुना हो गया। इसलिए इस सरकार ने लोगों को घुटनों के बल लाया और फिर राहत दे दी। तो हिमाचल में हारे तो रातों रात 15 रुपये कैसे कम हो गया? थोड़ी सी राहत दो, कहते आपको गर्मी लगती है, पसीना आता है, पंखा आता है, आप सोचते हैं हाँ बड़ा मज़ा आ गया। इसलिए ये वही तरीक़ाकार है कि पहले इतनी हीट दो, बाद में थोड़ी सी राहत दे दो। चुनाव हो, जो चुनाव के वक्त जो है वो कह देते हैं कंपनियों को कि अभी थोड़ी देर पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ाना। ये किस किस्म की बदमाशी है? लोगों के साथ लूट है, धोखा है। और आज रेत बजरी, आप जो मकान के पैसे 1.5 लाख रुपया दे रहे हो, ये इंदिरा आवास योजना कब इंदिरा गांधी ने शुरू की थी, पहुँचते पहुँचते उसका नाम बदल के PM आवास योजना हो गया। अगर वो है तो वो 5 लाख में मकान नहीं बनता। जो आज पेट्रोल, डीजल, बाकी चीज़ें महंगी होने से और ख़ासकर रेत, बजरी और सीमेंट और सरिया महंगा होने से जितनी महंगाई हो गई है, वो तो धोखा है उस आदमी के साथ। और इसलिए महंगाई की मार तो बहुत ज़्यादा है। तो कांग्रेस पार्टी इस समय किस तरीके से देख रही है? जम्मू कश्मीर में तैयारियां भी बड़े ज़ोरों शोरों पर चल रही हैं इस समय, क्या लगता है आपको कश्मीर में हालात जिस तरीके से? तो यह है कि डीलिमिटेशन के बिना चुनाव हो नहीं सकेगा, क्योंकि अब डीलिमिटेशन का काम तो उनका चल रहा है। और मुझे जो जानकारी है कि डीलिमिटेशन की एक प्रपोज़ल जो है वो जल्दी आएगा और उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट होगा, चुनाव होगा। तैयारियाँ ज़रूर करते हैं, लेकिन जब ये सर्वे करवाते हैं तो इनको एजेंसी बता देती हैं कि आप हारने वाले हो। भाजपा इसीलिए चुनाव नहीं करवाती, नहीं तो 3.5 साल से ज़्यादा हो गया। और अब तो 370 भी टूट गया, 35A भी टूट गया, रियासत भी टूट गई, UT भी बना ली। अब कौन सा एजेंडा पकाया है? बेरोज़गारी भी 22-23% पे पहुंच गई, महंगाई भी सबसे ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर देश के अंदर सबसे बड़ा ऐसे रियासत है जहाँ UT है, जहाँ सबसे ज़्यादा महंगाई है। लेकिन इनको जब पता चलता है, जब लोगों में जाते हैं, इनको पता लगता है
कि हम हार रहे हैं तो फिर और तोड़ फोड़ करते हैं, पार्टियों को तोड़ते हैं, किसी को दबाव बनाते हैं, किसी को लोलोपन देते हैं, किसी को लालच देते हैं। और मकसद ये रह गया लोगों का कि एमएलए बनना है, चाहे वो किसी पार्टी से बन जाओ और फिर जायदाद इकट्ठी करनी है। और मुझे वो लीडर बताइए जो जिन लोगों के परिवार वालों जो है वो कुछ लोग छोड़ के जो करोड़ों रुपए के कारोबार और धंधे और ठेके नहीं कर रहे, और भाजपा के साथियों को बता दीजिए कि उनकी हालत क्या है। इसलिए एक मैं समझता हूँ आज राजनीति में लूट का सिस्टम है, और इसलिए हर आदमी देखिए कि जो कल तक किसी पार्टी को गाली निकालता है परसों उसी में जाता है। और जहाँ तक ऐसे एक्सरे मशीन लगी है, जहाँ वो गंगा जल रखा है, जहाँ फिर वहाँ इतना बड़ा मैग्नेट है, जहाँ कोई वहाँ पे आपको नज़र आता है कि भाई हमें इसमें फ़ायदा हो जाएगा। तो विचारधारा की बात जो है ना बहुत लोग करते थे, वो कल की बातें हो गई। वही मैं जानना चाहता था कि जम्मू के बड़े बड़े नेता आजकल बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कांग्रेस में भी आप लोगों को भी ऑफर आया था? नहीं, ये तो हम नहीं कहेंगे ऑफ़र आया था या नहीं आया था। जो ऑफ़र का क्या मतलब है, ऑफ़र करने का क्या मतलब, हर पार्टी चाहती है कि किसी दूसरी पार्टी से लोग आते जाए, लेकिन जिसने जाना है उसको सोचना चाहिए। और बात यह है कि लोग आप 20 साल एक विचारधारा लोगों को पढ़ाते रहो और कहो, और एक रात में आपको समझ आ जाए कि नहीं वो गलत था, और मेरे बाप ने जो नाम रखा था वो गलत था, अब नाम दूसरा होना चाहिए। तो हमको तो समझ नहीं आता, लेकिन हम ये कहते हैं कि पार्टियों के अंदर मतभेद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो लोग प्राइम पोजीशन पे पार्टी में रहते हैं, जब वो दल बदले और जब वो लोग जो है वो जाते हैं तो लोगों को दुख लगता है। लेकिन लोग इतने मूर्ख नहीं, लोग सबक उनको भी सिखाएंगे और लोग पार्टी को भी सिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है कि सब लोगों को डरा धमका के खींच के भगा के किसी न किसी तरीके से तो लोगों में दहशत पैदा करके जीत जाएंगे। मैं नहीं समझता, लोगों को सबक सिखाना चाहिए। जम्मू के साथ आज भी बहुत बड़ा धोखा है और इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी डर लगता है कि क्योंकि मैक्सिमम जो लीडरशिप है कांग्रेस की वो कश्मीर से ही यहाँ पे कोई ना कोई हेड होता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को डर लगता है कि जम्मू की बात हम करेंगे, अगर जम्मू को जैसे आजकल जम्मू 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 हो रहा है वैसे अगर आप लोग जम्मू जम्मू करेंगे तो शायद आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे तो कोई डर नहीं लगता, आप जो चीज़ पूछिए, मुझे नहीं लगा किसी को डर लगता है। वो जो जम्मू जम्मू करते हैं वो भी करते थे, लेकिन उनको भी कभी पार्टी ने बहुत बहुत पद पे रखे। लेकिन कोई अपना डर हो तो मुझे नहीं समझ आती, हमें अपना डर है कोई नहीं। और दूसरी बात यह है कि वहाँ जाकर के जम्मू का क्या बोला, अगर हर पार्टी में मैं मान लेता हूँ कि जम्मू की बात करने उनका बड़ा दर्द है, अगर हर पार्टी में अच्छे नेता और वो टिके हुए नेता रहें जो जम्मू की बात वहाँ भी करें, अगर कोई जम्मू के साथ इंसाफ की बात हो, भेदभाव की बात हो, वहाँ हर पार्टी में दबाव बनाएं, तो मैं समझता हूँ जम्मू का भला तो तब होता है। जम्मू का भला तो तब हुआ जब 2002 से हम कोलिशन गवर्नमेंट में आना शुरू हुए, उसमें जम्मू को सबसे बड़ी नुमाइंदगी मिली, क्योंकि आपने देखा कि 3 साल के बाद हमने जम्मू का मुख्यमंत्री बनाया, चाहे वो जम्मू की बुनियाद पे नहीं बना कि हमसे कदावर नेता थे वो बने, लेकिन 3 साल के लिए मुख्यमंत्री पद हमने लिया। फिर हमें जम्मू ने सज़ा दे दी, और हमने उस वक्त लिया जब हमने जम्मू ने हमको 13 सीटें दी 37 में से, और हमने बाकी कश्मीर और लद्दाख से एमएलए मिला करके हमारे पास 20 थे, 16 पीडीपी के पास थे, बाकी तो इंडिपेंडेंट साथी थे, हमने उनको शामिल किया और वो हमारे एसोसिएट मेंबर्स थे। तो कांग्रेस ने 3 साल के लिए मुख्यमंत्री मांग लिया और जम्मू के कैबिनेट बराबर रही। फिर एनसी के साथ आई, हमें कुछ सज़ा दी गई, बम बम बोले कि फिर भी सरकार बनी, लेकिन हमारी जहाँ की सीटें आप गिनती कर लीजिए, जिसको ये हिंदू कहते हैं, जम्मू की 28 सीटें जो भी, उसमें से कितनी सीटें कांग्रेस को दी थी, बाकी सीटें भी थी, लेकिन जम्मू सूबे से भी हमारे पास 13 सीटें ही थी, और हमने फिर भी बराबर की कैबिनेट के मंत्री ने उप मुख्यमंत्री भी रहा। पहली बार उप मुख्यमंत्री 2002 में जम्मू कश्मीर में बना, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री एक पार्टी का होता था फिर दूसरी पार्टी का उप मुख्यमंत्री होता था और दूसरे रीजन से होता था। ये प्रथा कांग्रेस ने चलाई कि बैलेंस करके हमने किसी खित्ते के साथ जाति थोड़ी करनी है, अपने खित्ते के साथ इंसाफ करना है, और उसमें आपको हक मिला।
और पीडीपी के साथ जब भाजपा ने किया, इनके पास तो 28 MLA थे, इनको मुंह से आवाज़ नहीं निकली, 2 झंडे लगा के सलूट करके कहा कि 6 साल आप ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहो, और कैबिनेट के मंत्री बराबर नहीं ले सके। ये हालत थी बीजेपी की सत्ता की कि दौड़े दौड़े कुर्सियों में बैठना चाहते थे और फिर चली नहीं, चला नहीं सके। उसका खामियाजा पूरा रियासत देश भुगत रहा है। आज आपने जो डंडा पिया, मुझे बताइए जम्मू का क्या फ़ायदा हुआ, जम्मू का आज भी क्या भला हुआ? इस 370 के तोड़ने के बाद, रियासत को तोड़ने के बाद क्या नौकरियां मिल गई, क्या जम्मू को डेवलपमेंट मिल गई? तमाम VVIP सारी स्कीमें, मुझे कहना नहीं चाहिए। अच्छी बात है कि कश्मीर को भी दें, राजौरी पुंछ को भी दें, बाकी भी दें, लेकिन तमाम स्कीमें आज भी कश्मीर सेंट्रिक उनकी हैं, क्योंकि कश्मीर को खुश करना है। उनको पता है कि कश्मीर जो है वो गुस्से में है, बाकी भी है, चाहे वजह जो भी है, राइट या रॉन्ग, लेकिन आज भी सारा प्रयास यही है। और उसके अलावा और कई जिनका नाम नहीं सुनते थे, उनके बारे में रोज़ रोज़ स्कीमें हैं, इसलिए क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और अब कॉलोनियाँ भी बनेगी, अब सब कुछ बनेगा, क्योंकि वोट लेने पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि समझदार लोग हैं, वोट नहीं देंगे, वोट वो अपनी मर्जी से देंगे, फ़ायदा लेंगे। मगर एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, कांग्रेस इस समय अलग अलग रैलीज़ भी कर रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस समय अब दोबारा से थोड़ा सा दोबारा से मोटिवेट हो रही है, दोबारा से आ रही है। आपको क्या लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद इतनी बड़ी शख्सियत, वो अभी भी इग्नोर किया जा रहा है उन्हें, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सलमान खुर्शीद वाला इशू हुआ, उसमें भी उनका बिल्कुल अलग स्टांस था और राहुल गांधी का बिल्कुल अलग स्टांस था। एक ही पार्टी में रहते हुए इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता जो हैं, क्या आपको लगता है कि क्या वजूहत है? यही एक वजूहत है कि आज़ाद साहब को हम सामने नहीं ला पा रहे हैं आप लोग? देखिए, पहली बात है कि जन जागरण अभियान हमने शुरू किया देश भर में 14 नवंबर से, और ये 29 नवंबर तक कि यही महंगाई, बेरोज़गारी, आर्थिक हालात, अब चाइना नेपाल भी हमारी ज़मीन पे कब्जा करना शुरू हो गया है, वो उसने भी नाप लिया हमारा सीना, और अब कहीं भूटान ना कब्जा कर ले। तो बातें तो बहुत बहुत बड़ी की थी। अब लोगों से हम जा कर के ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, काला धन आना था, नोटबंदी के साथ कमर टूटनी थी, आतंकवाद की कमर टूटनी थी। लोगों को मेमोरी शॉर्ट होती है, उनको याद दिलाना पड़ता है कि 50 दिन मांगे थे, उन्होंने कहा कि किसी भी चौक में सज़ा दे देना, 50 दिन के बाद अगर अमीर गरीब ना हुआ, गरीब अमीर ना हुआ, और अल्टीमेटली बैंकों से वो 99.97% पैसा जो है वो सफ़ेद निकला, काला धन निकला नहीं। और कहते खुदा पहाड़ निकला चूहा, कि 0.03% कोई काला धन पता नहीं लगा, वो हमको मिलना था, गरीबों को वो मिला नहीं। तो मैं भी इस उम्मीद में था कि शायद हो जाता, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब यह है कि एक्सरे की मशीनें लगा करके वो देख रहे हैं, हमारे भी बड़े बड़े लीडरों पे बड़ी बड़ी एक्सरे मशीनें लगी हैं उनकी, मगर जो कमज़ोर पड़ेंगे वो जाएंगे। हम तो समझते हैं कि ऐसी बात नहीं है, और लोगों को समझना चाहिए। तो इसलिए आप देख रहे हैं देश के अंदर ये कई बयानात, कई किस्म की बातें जो हम भी समझते हैं कि जिनकी ज़रूरत नहीं है। जाती तौर पे आप किताबें लिखते हैं, आपकी राय कोई हो सकती है, वो आप लिखते रहिए, लेकिन समय और टाइम के मुताबिक कई बार ऐसी बातें हैं। लेकिन ये बड़े नेता हैं, कदावर नेता हैं, मैं छोटा सा वर्कर हूँ, तो मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। लेकिन यह है कि आप देखिए, राहुल जी ने जो कहा, उन्होंने ये कहा कि हिंदू धर्म के ऊपर तो कोई बात नहीं है, हम अहिंसा के पुजारी हैं, जो हम दरख्तों को और जानवरों को भी पूजते हैं, तो आप हिंदू धर्म पे तो कोई सनातन पे कोई सवाल ही नहीं। लेकिन एक कट्टरपंथी रूप जो है हिंदुत्व, उन्होंने कहा कि हिंदुत्व जो है वो बीजेपी RSS का जो धर्म का तरीका है। जिस तरीके से जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं गोवर्धन पूजा शुरू हो जाती है, कहीं और शुरू हो जाती है, कोई यात्रा शुरू हो जाती है। भाई लोगों को विकास दिखाओ, रोज़गार दिखाओ, अमन और शांति दिखाओ, लॉ एंड ऑर्डर दिखाओ, महिला की सुरक्षा की बात करो, जो आपने बातें की थी, करप्शन की बात करो, और छपने सीने की बात करो, काला धन जो लाना था उसकी बात करो, 15-15 लाख देने की बात करो, महंगाई की बात करो। उस तरफ ना जाते हुए उस वक्त लोगों को यह कहते हैं, अच्छा भाई ये फलां मंदिर बन गया, फलां पूजा शुरू हो गई, फलां यात्रा शुरू हो गई, ये और एक ऐसा रूप, उन्होंने कहा कि ये दुरुपयोग है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन
प्रोहिबिट करता है कि आप रिलीजन का पॉलिटिक्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते। खुल्लम खुला हो रहा है। नहीं, आज़ाद साहब ने बिल्कुल इसको मैं कह रहा हूँ कि एक तो बात आपने सवाल ये पूछा कि कुछ विवादास्पद बातें जिस पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कहता हूँ, हमारी भी चिंता है कि भाई कई बातों का मिस इंटरप्रेट होता है, जब मिस कोट होता है। अब हमने ना अभी किताब पढ़ी है ना वो देखा है, तो पढ़ेंगे तो बताएंगे, लेकिन बात यह है कि वो खुद एक्सप्लेन कर चुके हैं कि भाई हमारा धर्म के प्रति, जो हिंदू धर्म जो उसके प्रति कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन जो कट्टरपंथी रूप है वो तो आज़ाद साहब ने वही कहा था कि हिंदू या मुस्लिम या सिख जो कट्टरपंथी रूप है, कट्टरपंथी ये है कि मेरा धर्म हिंदू धर्म है, मुझे फ़ख्र है, मैं अपने धर्म को पूछता हूँ, पालन करता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं दूसरे धर्म को गाली दूँ, दूसरे धर्म वाले को मारूँ या ये कहूँ ये इस धर्म को ख़त्म करो, वो इस देश में हो नहीं सकता। जो कट्टरपंथी रूप है उसको आप हिंदुत्व के नाम से जाने, उसको आप जिहाद के नाम से जब ISIS का नाम ले लिया और बिल्कुल भाई वो भी एक कट्टरपंथी बात है। बात यह है कि अगर हिंदू धर्म में कट्टरपंथता होगी, नफरत फैलाई जाएगी, फंडामेंटलिज्म, फैनेटिज्म जिसको हम कम्युनिज्म कहते हैं, उसके वाकई हम विरोधी हैं। क्यों कि कट्टरपंथी विचारधारा से ये मुख्तलिफ विचारधाराओं का देश है, मुख्तलिफ धर्मों का देश है, उससे देश को खतरा है। आप अपने धर्म को फॉलो करिए, गरबा लेके मंदिर जाइए, फूल उठा के जाइए, दूसरे धर्म को थू थू करते मत जाइए। तो नफरत की जो राजनीति है, राजनीति का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं सिख धर्म का इस्तेमाल होगा, कहीं मुस्लिम धर्म का होगा, वो चाहे जिहाद हो, चाहे ISIS हो, कोई और रूप हो जो कि मुस्लिम धर्म के कट्टरपंथी रूप है, हम उसके विरोधी हैं, हम इस्लाम के विरोधी नहीं हैं। तो कल खुर्शीद साहब के मकान जो घर है उनका, उस पर भी अटैक हुआ। देखिए ये वायलेंस, हिंसा किसी भी रूप में किसी जो होना वो निंदनीय है। उसके लिए अगर वो गलती की है, कोर्ट में जाइए, FIR लगाइए, दर्ज करिए, केस दर्ज करिए, सलमान खुर्शीद के खिलाफ करिए, मणिशंकर अय्यर के खिलाफ करिए, किसी और के खिलाफ करिए। फिर कंगना रनावत पे भी होना चाहिए, जिसको पुरस्कार देते हैं आप, जो महात्मा गांधी से, हम तो यही कहते हैं, मुख में राम बगल में छुरी, बगल में तो नाथूराम है, उसको आप पुरस्कार देते हो पद्मश्री, जो कहती है कि वो तमाम करोड़ों देशवासी, भारतवासी जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, झांसी की रानी से लेके, ताता टोपे से लेके और मंगल पांडे से लेके, महात्मा गांधी से लेके जवाहरलाल नेहरू तक, जो जेलों में रहे, जलियांवाला बाग में शहीद हुए, काला पानी में शहीद हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो तमाम कायर थे। उनका अपमान किया, उस लेडी को पूछते कोई नहीं, उसकी क्या औकात है। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को गाली बके, उसको जेल में ठोकना चाहिए, पुरस्कार वापस होना चाहिए। लेकिन कौन सी सरकार है जिसकी सरकार में नाथूराम गोडसे के मंदिर बनते हैं, इनके महात्मा गांधी की दिखाई जाती हैं। मैंने कहा मुख में राम बगल में छुरी, किसकी हिम्मत है? PSA क्यों नहीं लगता? आप छोटे छोटे लोगों पे आपा और PSA और कौन से लगाती हो? ऐसे कैसे होता है? इसलिए हम इस विचारधारा, कल का भारत ऐसा बनना है, वो भारत जो है बहुत ख़तरनाक होगा और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख के फसादात होंगे। उससे बचाना है। राजनीति एक अलग चीज़ है, हम पावर में आए जाना है, वो एक अलग बात है। लेकिन इस किस्म की सोच, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सुरक्षित नहीं रहेगा। बच्चा सुबह जाएगा, शाम को आएगा कि नहीं आएगा, कौन कहाँ पे चला जाएगा, इस तरह का माहौल, वातावरण नहीं बनना चाहिए। राजनीति का मकसद ये नहीं। इसलिए जो उन्होंने कहा उसका मकसद ये है कि कट्टरपंथी मत बनो, क्योंकि हम ऐसे एक देश में हैं जिसको भगवान ने, कुदरत ने, मालिक ने ऐसा बनाया है कि एक मोहल्ला हिंदू का है, दूसरा मुसलमान का है, तीसरा सिख का है, चौथा ईसाई का है, एक पड़ोसी कोई है, दूसरा कोई है। हमको अपना राम राम करना है, उसको अपना रहीम रहीम अल्लाह अल्लाह करना है। मगर जब हम मिल बैठे तो हम भारतवासी हों, तब हमें एक दूसरे की नफरत ना हो। हमको अनेकता में एकता, जो बात कही गई थी कि जिस देश में डाइवर्सिटी है, वो हर आदमी को, हर बच्चे को सिखानी पड़ेगी कि ये नहीं कि हम दूसरे को एलिमिनेट करके रह सकते हैं। करोड़ों लोगों को आप जो है वो आप इस तरह से बात कहेंगे तो कश्मीर की बात तो अलग थी, उसकी बुनियाद पे आप पूरे देश में, इस देश की आज़ादी में सब लोग जंग लड़े अंग्रेज़ों के खिलाफ। अगर उस वक्त हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बन जाते, शायद आज भी गुलाम होते। और गुलाम होने में वक्त नहीं लगता,
अगर हम इस तरह की जंग में चल पड़े तो आज चाइना, मैं समझता हूँ बरतानिया से, अंग्रेज़ों से ज़्यादा ख़तरनाक है और वो हमें घेर चुका है। इतनी बड़ी इकॉनमी बन गया है, इतनी बड़ी ताकत बन गया है। चाइना और रशिया इकट्ठे हो गए। देश की, दुनिया की 43% प्रोडक्शन के मालिक सिर्फ दो मुल्क हैं। 28% चाइना है, 16% रशिया है और अमेरिका भी सिर्फ 16% है। इसलिए हम कहेंगे कोई हमें बचाएगा, कोई हमारी जंग क्यों लड़ेगा? हमें खुद बचना पड़ेगा और उसके लिए हमें ये देखना है। उसमें आप बारूनी ताकतों और साजिशों के ख़िलाफ़ भी आप ऐसा वातावरण देश के अंदर मोदी सरकार ने बना दिया है कि आप नफ़रत और दूरियाँ करते हैं, विपक्ष की या किसी की बात नहीं सुनते। अगर आपने 30 या 35% वोट ले लिया तो 65% वोट देने वाले, किसी ने पार्टी ने 2% लिया, किसी ने 5 लिया, किसी ने 15 लिया, किसी ने 20 लिया, वो 65% 70% आबादी है। आप उनकी बात ही नहीं सुनना चाहते, आप उनको कॉन्फ्रेंस में नहीं लेना चाहते। ऐसा तो पहले कभी नहीं होता था। 71 की जंग के 50वां साल चल रहा है और मिसाल ये है कि इंदिरा गांधी जब रशिया के साथ उन्होंने दोस्ती की, अमेरिका गई तो वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस से बैकआउट कर गई, क्योंकि अमेरिका ने धमकी दी कि अगर हिंदुस्तान वहाँ दखल देता है पाकिस्तान में, उस वक्त वो पाकिस्तान था, तो अमेरिका खामोश नहीं रहेगा। तो उसने उठ करके कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दी और कहा कि भारत अमेरिका को अपना बास नहीं मानता, हम अपना दोस्त मानते हैं, साथी मुल्क मानते हैं, हमें जानते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कह करके सीधा भारतवर्ष आ गई। रशिया के साथ उसने 20 साल की दोस्ती की ट्रीटी की और जंग का ऐलान करने से पहले वाजपेयी जी को बुलाया, विपक्ष के नेता को बुलाया कि ये संकट है, हमारे स्वाभिमान की बात है। तो उनको कहा, उनको पहले सबसे पहले बताया कि मैं ये करने जा रही हूँ। और ये वातावरण था, डेमोक्रेटिक माहौल था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था कि आप बाकी चीज़ों पर लड़िए, सियासत की विचारधारा की बैटल ऑफ आइडियाज़। लेकिन जब देश पे संकट है, जब बड़ी बातें हैं, आर्थिक संकट है, कोई चीज़ें, उसमें सब किट है। आज कोरोना था, ज़रूरत तो ये थी कि सब मिल बैठ जाते और सहयोग करते और एक दूसरे को बताते और विपक्ष को कॉन्फ्रेंस में लेते। लोग सड़कों पे चलते चलते मर गए, आपकी पार्किंग में मर गए। और ये बातें अगर आपको सरकार और सरकारी चैनल से नहीं पता लगती हैं, हम लोग जो दूसरे लोग बताते हैं उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या जम्मू कश्मीर में भी आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आप कहीं गठबंधन में तो नहीं आएंगे? पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस? बातें तो बहुत बड़े लेवल पे होती हैं और हम ये समझते हैं कि हमारी प्राइमरी जो बुनियादी पॉलिटिकल बैटल है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि उन्होंने जिस तरह का वातावरण देश के, मैं जिसका चर्चा कर रहा था, ये सब के लिए खतरा है। हमारे मतभेद एनसी के साथ भी हैं, पीडीपी के साथ भी हैं, कई बातों पे हैं और कई और पार्टियों से भी हैं। लेकिन जो बीजेपी के ख़िलाफ़ है, आज सबका इम्तिहान है, आज सबका टेस्ट है कि कल तक आप लोग सारे बीजेपी, आरएसएस और उनके ख़िलाफ़ बोलते हो और जब चुनाव में आप ऐसा काम करते हो कि फ़ायदा उनका हो, सीटें उनकी निकलें, तो लोग आपको समझेंगे। और इसलिए जो लोग वैचारिक तौर पे इस बात के ख़िलाफ़ है कि ऐसा भारत नहीं बनना चाहिए और ऐसा देश नहीं बनना चाहिए जहाँ नफ़रत हो, जहाँ डिवीज़न हो और हमको इकट्ठे चलना है, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं यूनाइटेडली या डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकट्ठे खड़े होना चाहिए और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में। और इसलिए हम अगले दिनों में देखेंगे। गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात आपने कही, वो हमारे दिग्गज नेता है, मैं किसी सवाल से भागता नहीं हूँ, मेरा जो दूसरी तरफ हो गया था। दिग्गज नेता हैं, देश के बहुत सर्वोच्च पदों पे रहे हैं, पार्टी के सबसे सर्वोच्च पदों पे आज भी हैं, वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में जो चुनौतियाँ, मैंने जिस वातावरण और जो भविष्य भारत का दृश्य नज़र आता है कि इसके ख़िलाफ़ जो लोग समझते हैं उनको इकट्ठे होकर के एक जंग में रहना चाहिए। आज़ाद साहब का एक बहुत बड़ा रोल है, जिस रोल को हमें उम्मीद है वो प्ले करेंगे। पार्टी के अंदर
कई बार कई मतभेद भी होते हैं, कई बार आपको कोई अपना हक लगता है वो नहीं मिलता। मुझे भी 18 साल पार्टी की टिकट नहीं मिली, मैंने फिर 18 पार्टियाँ बदलनी चाहिए थी, लेकिन कई बार हो जाता है। हो सकता है पार्टी की असेसमेंट गलत हो, मेरी तमन्ना ज़्यादा हुई हो, तो हर एक आदमी की ख्वाहिश है, उनका बहुत बड़ा रोल है। ऐसा नहीं कि उनको सुना नहीं जाता, पूछा नहीं जाता। कई बातों पे उन्होंने अपनी बातें खुल कर कही और चुनाव, मेंबरशिप, ये सारी चीज़ें उनकी मान ली गई। और अब यह है कि हम चाहेंगे कि वो नेतृत्व करें कांग्रेस का, और मिल कर के हम भारतीय जनता पार्टी उन तमाम ताकतों के ख़िलाफ़ जो यहाँ के माहौल को, यहाँ की राजनीति को, यहाँ की रियासत को ख़त्म किया है, और देश हित में काम करेंगे। हमारे नेता हैं और हमें उम्मीद है कि वो नेतृत्व करेंगे और कर रहे हैं। अभी तो जा रहे हैं लोगों में, और जहाँ जा रहे हैं आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ ही बता रहे हैं। और इसलिए ऐसी बात नहीं, उन्होंने भी बहुत काम किया है, पार्टी ने उनको बहुत मौका दिया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, मैंने आपको वही जिक्र किया कि उस वक्त उनका कद था तो उनको बनाया गया, लेकिन पार्टी ने भी उनका कद समझा और उस वक्त ये फैसला हुआ, उन्होंने काम किए। और उसके बाद आज भी हमें उम्मीद है कि बीजेपी को, क्योंकि सारा निज़ाम धर्म भरम कर दिया बीजेपी ने अपनी कुर्सियों के लिए। रोज़ किसी न किसी बीजेपी के नेता का कोई ना कोई इल्ज़ाम, कोई घोटाला, किसी बात पे जिक्र आती है, लेकिन उनके ऊपर ना सीबीआई, ना ईडी, ना कभी कोई और कार्रवाई होती है। नोटिस भी अगर जाता है तो इतना टाइम दिया जाता है कि स्टे पहले लेने, और बाकी जगह पे मशीन पहुंचती है पंजा तो उस वक्त शुरू होता है, तो अगला जो है बिस्तर भी नहीं उठा पाता। इसलिए ये दो तरह के कानून नहीं होते। यही माइंड में आ रहा था इस समय कि जिस तरीके का आप बात कर रहे हैं इस समय कि निर्मल सिंह जी के लिए नोटिस आया जेडीए का और उसके बाद स्टे उन्होंने ले लिया, क्या आपको लगता है एग्जाम्पल सेट करने का मौका था इस समय गवर्नमेंट को? कौन सी एग्जाम्पल? देखिए, ये तो लोगों को लगता था कि हुआ क्रिएट किया गया, हमें तो पता था। मैं कानूनदान हूँ, वकील हूँ, मुझे पता है कि भाई अगर यहाँ तक कि डीसी और डिवीजन जो जेडीए कहा थी, जब नोटिफिकेशन कहती है कि 900 मीटर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, तो मुझे बताइए इतना बड़ा मकबरा मकान कैसे खड़ा हो गया? और उस वक्त जबकि आर्मी के जो कोर कमांडर हैं उनको हाई कोर्ट जाना पड़ा, उन्होंने डीसी को, डिवकम को, क्योंकि नहीं तो आर्मी उनको कहती कि तुम मिले हुए थे। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए हाई कोर्ट में जा कर के अपनी ड्यूटी की परफॉर्मेंस में कोर्ट में केस किया। ये पहला मिसाल होगी कि गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर रही है। आर्मी को केस करना पड़ा कि जनाब ये वायलेशन है, इसको रोकिए, और हाई कोर्ट ने सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कहा, गवर्नमेंट को कहा कि भाई हाँ इस नोटिफिकेशन का इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। हद ये देखिए कि वो तमाम अफसर जो कि गरीब आदमी की झोंपड़ी को तोड़ने के लिए बेरहमी से उसी वक्त जाते, डंडे भी मारते, पीटते, थाने ले जाते हैं घसीट के, लेकिन वो मकान भी बन गया, गृह प्रवेश भी हो गया, वो हाई कोर्ट के आर्डर भी वहीं रहे, वो वायलेशन भी वहीं रही। वो आर्मी को ये भी कहा गया कि आर्मी लोगों को हरास करती है। ये इल्ज़ामात उस पार्टी के नेता के थे जो बहुत बड़ी आर्मी की सेवक करती है अपने आप को, जो कहते हैं कि जनाब हम तो आर्मी के लिए बहुत रुकते हैं, वो सब करते हैं, लेकिन आपका आर्मी के लिए सम्मान सिर्फ उस वक्त होता है जब आपको पीड़ा हो। आप कहते हैं आर्मी हरास करती है, और मकान बन गया, आप अब नोटिस दे के कहा जाता है ठीक है, कानून लॉ शुड टेक इट्स ऑन कोर्स। कानून के हम कहते हैं सबको नोटिस दिया जाना चाहिए, बगैर नोटिस के किसी को नहीं छेड़ना चाहिए, ताकि वो अपना चारा जो कानून के ने जो उनको दिया है राइट, हम तो कहते हैं रूल ऑफ लॉ में होना चाहिए। मगर जम्मू में हमने कई बार देखा है कि मकान पहले तोड़ देते हैं, नोटिस तो बाद में। नोटिस आता कहाँ है? नोटिस के अगला स्टे लेके खड़ा होता है, मीडिया के माध्यम से आप दिखाते हो कि वो स्टे लेके खड़ा होता है, वो कहते छोड़ छोड़ पीछे, वो स्टे बाद में देखेंगे, तो उसका क्या मतलब है? अभी एक मैं कहीं देख रहा था, कहीं मसला तो ये, अगर कोर्ट में केस है, स्टे है, स्टेटस को है, जो भी है, स्टे में कोई गलती भी है, तो गवर्नमेंट को कोर्ट में जा कर के उस स्टे को वेकेट करवाना चाहिए, मॉडिफाई करवाना चाहिए, अथॉरिटीज़ को मौके पे जा कर के उसी वक्त तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए।
लेकिन स्टे के बावजूद भी तोड़फोड़ होती है। लेकिन यहाँ तो मौका दिया जाता है और दिया जाना चाहिए। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता से बात कर रहे थे, वो कहते थे कि अगर मकान को तोड़ेंगे तो ये नेशनल लॉस होगा, इसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर देना चाहिए कहीं और। अगर क्या इस तरीका ये वो तो अलग बात है, पहले तो टूटना ही नहीं है, ना नेशनल लॉस होगा ना इंडिविजुअल लॉस होगा, वो केस चल रहा है। लेकिन यह है कि ठीक है, तोड़ना क्यों, किसी भी चीज़ को नहीं तोड़ना चाहिए जब तक कि रोड पे इंक्रोचमेंट नहीं हो। वो कहीं ना कहीं अगर मैंने गलती से गलत मकान बनाया तो कंपनसेशन भी नहीं मिलना चाहिए, उसको किसी और काम लगाना चाहिए, वो अलग बात है। वो बाद में उनका जो भी राय है वो अच्छी राय है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है वो, क्योंकि पैसे भी तो सरकार के ही हैं और कोई बात नहीं, अगर सरकारी काम आ जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने आनंद भवन करोड़ों अरबों रुपए का दे दिया देश को, तो शायद वो खुद ही दे दें देश को, हम उम्मीद करेंगे। लेकिन यह है कि बात ये नहीं है, मैं ये कहने वाला था कि सत्ता का दुरुपयोग इसलिए नहीं, एक और भी बड़े मंत्री थे भाजपा के जिनके बारे में वीडियो आया कि मौके पे कब्जा कर रहे थे और आपके साथियों ने कब वो दिखाया, उन्होंने कहा जी हमने 25 कनाल खरीदी हुई है और 29 कनाल जो है उसको घेर रहे हैं क्योंकि वो साथ लगती है और 50 करोड़ की ज़मीन थी। उसके बाद हमने कही ईडी सीबीआई ईडी नहीं देखी उनके घर। कल रात से 2-2 साल उनका टेन्योर ही बढ़ गया क्योंकि सीबीआई ईडी वगैरह को बोनस के तौर पे सेंट्रल मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि अब उनका कार्यकाल 5 साल होगा ताकि अफसर वहीं जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये तोता है अब गिद्ध बन गई है कि अगर वीरभद्र सिंह जी के बेटी की शादी वाले दिन ही छापा पड़ना है। अब वो स्वर्गवास भी हो गए, लेकिन यह है कि उसके बाद या वो कहीं भी है घर में, लेकिन वो केस स्वर्गवास हो गया कभी पता नहीं लगता वो, क्योंकि हमको दिखा नहीं कि इतनी अर्जेंसी थी कि जिस दिन बेटी की शादी थी मुख्यमंत्री की जो एक राजा ख़ानदान से रहा, उस दिन मोदी सरकार की ईडी और सीबीआई पहुंचे, उसी रात छापा करना था। उधर बारात आ रही थी तो उन्होंने बयान दिया था कि मैंने घर के दरवाजे खोल दिए। आज 7 साल हो गए ना कोई बाल बांका हुआ, ये तरीकाकार है इस सरकार का। इसलिए आप हमारा तरीकाकार जो है उस पर सवाल है, जो चोर है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो डाकू है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो सबसे पहले क्या कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम एट होम, वो बीजेपी से शुरू करते। लेकिन जो कहीं बाहर जिसके खिलाफ को नोटिस आता है फट बीजेपी में जाता है और उसके बाद जो है वो ऐसी टनल है कि जो उस टनल से गुजरा, जैसे कोरोना वाली टनल थी ना, उस टनल से जो जाता था उसको कोरोना से बच जाता था। जो उस टनल को पार कर गया, जिसको परमिशन मिल गई, उसके खिलाफ सीबीआई ईडी बाकी सारी चीज़ें उस टनल से पीछे रह जाती हैं। इसलिए भी कई लोग जाते होंगे, कईयों को अच्छी लगती होगी, उनको 20-30 साल के बाद समझ आती है कि हम गलत रास्ते पे थे, तो वह कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, भटका नहीं होता। तो कई भूले भटके हैं जो कि 30-30 साल के कैरियर के बाद आज उनको समझ आया कि मोदी जी है तो मुमकिन है। आज उनको समझ आया कि यही वो असली पार्टी थी, यहाँ जाना चाहिए था। अगर 40 साल 30 साल वो गालियाँ निकालते रहे, उनके खिलाफ मंत्री रहे, पदों पे रहे और जहाँ तक कि सेल्फ रूल और ग्रेटर ऑटोनॉमी मांगते रहे, आज वो कहते हैं नहीं ये तो हमारी गलती थी। तो ठीक है, अगर लोग उनको माफ़ करेंगे तो अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया। हमने तो देश हित में ही हमेशा बात की, हम सेंट्रिस्ट पार्टी हैं, हम मध्य मार्ग, हमने हमेशा वही रास्ता किया। कांग्रेस उसी रास्ते पे रहेगी और जो इस रास्ते पे रास्ता कांटों भरा भी होगा, मुश्किल भी होगा, जिसकी हिम्मत होगी इस रास्ते पे चलेगा। और हम अपनी नीति, असूल, विचारधारा उस पर चलेंगे कि अनेकता में एकता, ये देश सबका है, सबको मिल के रहना है, भाईचारा, उसी तरक्की, विकास, डेवलपमेंट सब कुछ होगा। इस वक्त लालच दिया जा रहा है कई किस्म के, कई बरादरी, कई कम्युनिटी, सबको बात याद आ रही है, लेकिन असली मकसद कुर्सी है, असली टारगेट कुर्सी है और ना जम्मू टारगेट है ना जम्मू कश्मीर है। तो नेशन फर्स्ट की एक स्लोगन है, पार्टी फर्स्ट सत्ता फर्स्ट, और उसका मंत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री से लेकर सबके पास है, पार्टी फर्स्ट सत्ता फर्स्ट, और उसके बाद राम आगे, नेशन का रखो, राम का रखो, भगवान का रखो, ये उनका तरीका है।
तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के चीफ स्पोक्सपर्सन रविंद्र शर्मा जी, और इनसे बात हो रही थी आज जम्मू कश्मीर के हालात पर और देश में इस समय किस तरीके से हालात बने हुए हैं उस पर, और इन्होंने सभी हमारे क्वेश्चंस का जो जवाब दिया। और इनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद जी का अभी बहुत ज़्यादा रोल है और उनको चाहिए कि पार्टी को जो है वो लीड करें, ताकि आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस आ रहे हैं खासकर भारतीय जनता पार्टी से, उसको लड़ने के लिए इन्हें ज़्यादा ताकत मिल सके। इनकी पार्टी जो है, उनका ये भी आह्वान था कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी मिलकर अगर भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ इस समय खड़ी होंगी तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा होगा। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।